बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट, हमने मुझे कोई हैंड रेज करके बता दे कि आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। कोई एक आध बंदा बता दे भाई। जी आकिब। जी जी सर, आवाज आ रही है। ओके। अच्छा जी, जो क्वेश्चन हमने ग्रुप में रखा था आप को अटेम्प्ट करने के लिए, जिसमें कुछ कैश फ्लो इररेलेवेंट थे जिन्हें हमने नहीं लेना था। मैं उसका सोल्यूशन अभी यहाँ डिस्कस करने लगा हूँ। आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा तो आप लोग उसको क्रॉस करें अपने सोल्यूशन के साथ, ताकि अगर किसी का कोई इशू है तो वो हम उसे डिस्कस कर लें। ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसके अंदर हमने ये कल सारा डाटा डिस्कस कर लिया था। अब हम सोल्यूशन पे चले जाते हैं। ये देखें जी, हमने कैरिंग वैल्यू इसकी कैलकुलेट की है। ये जो 610 मिलियन है, थाउजेंड है, मिलियन है, ये मिलियन है। ठीक है जी। ओके। अब ये कैरिंग वैल्यू हमें कहाँ से पता चली है? ये हमें डाटा दिया हुआ है। इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। जाएं जरा क्वेश्चन पे पीछे जाएं। हाँ जी, ये लिखा हुआ उसने कि हैविंग ए कैरिंग वैल्यू ऑफ 610 मिलियन। ठीक है जी। तो ये कैरिंग वैल्यू उसने हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दी हुई है। मोस्टली क्वेश्चन में ये दी हुई होगी या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो कॉस्ट में से जो भी डेप्रिसिएशन का मेथड होगा वो अप्लाई करके माइनस कर लेंगे हम। चलें जी आगे फिर चलें। उसके बाद दूसरा फैक्टर आ गया। ये दो फैक्टर हमने कैलकुलेट करने हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है। अब आ जाते हैं हम रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर। अब रिकवरेबल अमाउंट क्या है? ये दो वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करनी है, वैल्यू ए और वैल्यू बी। ठीक है। इन दोनों में से जो हायर होगी दैट विल बी ट्रीटेड एज रिकवरेबल अमाउंट। तो पहले हम वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू इन यूज के अंदर सबसे पहले हम कैश फ्लो बनाएंगे। ठीक है। इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, ये 2019 में इतना हमें इनफ्लो, ये कहाँ से पता चला? क्वेश्चन पे जाएंगे जरा। हाँ जी, ये देखें, इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड एग्जिस्टिंग कंडीशन। ये जो एक साल अगर हम इसको चलाते हैं तो ये हमारे पास इसका इनफ्लो आएगा, वो हमने यहाँ इधर लिख दिया। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट फिर चलें जी पीछे। ठीक है। ये देखें, यहाँ पर लिखी हुई होगी। अच्छा, अब आपने देखना ये था कि कौन सी कॉस्ट लेनी है, बजाय ये कि हम सोल्यूशन बेस करके चलें। हम खुद इधर से इस चीज़ों को चेक कर लेते हैं। ऑपरेशनल कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये ज़ाहिर है। इसको आगे चलें जी ज़रा। ये ऑपरेशनल कॉस्ट ये भी हमने लेनी है। ठीक है। और आगे चलें जी ज़रा, क्वेश्चन पे चले जाएं। हाँ जी, डेप्रिसिएशन हमने नहीं लेनी, कल बताया था आपको। एक्सपेंस टू बी पेड रिस्पेक्ट ऑफ 30 जून 2018 एक्रूवल, पिछले साल की एक्रूवल के जो कैश फ्लोज हैं वो हैं। तो अल्टीमेटली आगे चलें जी। अल्टीमेटली चूंकि ये भी पिछले साल की एक्रूवल्स के कैश फ्लो हैं, पे अभी करने हैं, लेकिन ये पिछले साल से रेलेवेंट है, ये फ्यूचर कैश फ्लोज नहीं है। हमने वैल्यू एंड यूज के लिए क्या पढ़ा है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। फ्यूचर कैश फ्लोज मीन जो कि अगले सालों में, अगले साल में या सालों में ड्यू होने हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो उससे लिहाजा हमने उसको जो है वो नहीं लेना। फिर चलें जी क्वेश्चन पे। तो ये भी अक्रूवल वाले ये भी निकल गए। ठीक है। उसके बाद कास्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लांट कैपेसिटी, ये तो हम तो कैपेसिटी इंक्रीज ही नहीं कर रहे, हम तो उसको सेल कर रहे हैं। ठीक है। लिहाजा जो है मतलब इस ये ऑप्शन हम नहीं ले रहे। ठीक है। तो आगे चले, एडिशनल इनफ्लो नेट, ये एडिशनल इनफ्लो जो है ये भी नहीं लेंगे। ठीक है। ये वाला जो एडिशनल इनफ्लो है ये 40 का, क्योंकि ना हम कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे, ये वाला काम नहीं करेंगे, तो ये काम भी नहीं होगा, ये उससे रेलेवेंट है। आगे चलें जी क्वेश्चन पे। इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है। ऑफ कोर्स हमने कहा था इंटरेस्ट हमने नहीं लिया करना लोन के ऊपर, क्योंकि ये जो डिस्काउंटिंग करते हैं ये बेसिकली ये इंटरेस्ट ऑन लोन उस डिस्काउंटिंग के बदले में ही करते हैं। लिहाजा वो जब हमने डिस्काउंटिंग कर लेनी है तो कोई इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके, सो इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ कोर्स हम लेंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये कॉस्ट भी लेंगे।
ये कॉस्ट भी लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये मेंटेनेंस कॉस्ट चेक करें, मेंटेनेंस कॉस्ट हमने इधर ली हुई होगी, ये रही मेंटेनेंस कॉस्ट, ये आ गई, ठीक है जी। तो ये इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के अलावा ऑपरेशनल कॉस्ट है वो तो हमने लेनी ही लेनी है ना, ठीक है। अब ये कैश फ्लो कितना हो गया जी, ये देखें, इन सब को जब हम जमा कर लेते हैं तो ये बन गया मेरे पास 210, ये बन गया फ्यूचर कैश फ्लोस। अब ये हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, 9% रेट हमें दिया हुआ है, निकालें जी 9%। पीछे क्वेश्चन पे जाएं जरा, हाँ जी, ये जो पीछे और पीछे जाना जरा क्वेश्चन पे, पहले पेज। ये जो टैक्स पेमेंट्स हैं ऑन प्रॉफिट, ये भी हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑन प्रॉफिट हैं, ये मतलब उसके साथ जुड़ी हुई नहीं है कि जी हमारे जो कैश फ्लो उसके साथ है। तो टैक्स पेमेंट्स को भी हमने एक इररेलेवेंट कैश फ्लो है, ठीक है। अगले पेज पे जाएं आप। ये हमारे पास आ गया जी, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट उसने हमें ये दिया हुआ है, एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट इज 9%, ठीक है। कितना रेट है, 9%। तो 9% के साथ हम इसकी डिस्काउंटिंग करेंगे हर तरह के कैश फ्लो को। चलो जी आगे जरा सोल्यूशन पे, ये देखें, इसकी जब मैंने डिस्काउंटिंग की है ये 9% के साथ फार्मूला लगा के, तो ये कितना निकल आया, ये कैश फ्लो था और ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकला है, ठीक है जी। तो ये 193, एक तो ये कैश फ्लो आ गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा कुछ कैश फ्लो 2020 में भी जाएगा, 2021 में भी जाएगा। 2020 में जो कैश फ्लो जाना है वो कितना जाना है, पीछे जाएं जरा, यहाँ लिखा होगा, ये आ गया है। कैश फ्लो फ्रॉम द प्लांट आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 15% ईच ईयर फ्रॉम 2020 एंड ऑनवर्ड। ये अब उसने बेस बना लिया कि जी 15% ईच ईयर फ्रॉम 2020, यानी जो कैश फ्लो हमारा बनेगा 2019 में, 2020 में उस कैश फ्लो का 15% कैश फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, एंड ऑनवर्ड और ऑनवर्ड भी, ठीक है। निकालें जरा, ये देखें, अब 210 का में का ले लें 85%, कितना बना जी, जी हाँ, ये आ गया मेरे पास। ये कहता है जी आमतौर पर क्या होता है कि फ्यूचर कैश फ्लोज जो होते हैं वो विद पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होते हैं। इसको मैंने 15% से क्या किया, कम कर लिया। कम करने का मतलब ये नहीं है कि प्रेजेंट वैल्यू निकाली, वो कह रहा है जी आपका जैसे जैसे मशीन पुरानी होगी, ये तो सारी पोजीशन दी हुई है ना इस साल की 2019 की, तो आगे मशीन ने चलना है 2021 तक, 3 इयर्स तक अगर वो चलती है, तो कहता है जी अगले साल ज़ाहिर है प्रोडक्ट कम बनेगी, मशीन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। तो ओवरऑल क्या है कि जो हमारा कैश फ्लो 2019 का है वो 15% कम हो जाएगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपने ये नहीं लेना कि जी सिर्फ ये जो प्रोडक्ट की सेल वाला कैश फ्लो कम, वो ओवरऑल कैश फ्लो की बात कर रहा है। तो जब ओवरऑल कैश फ्लो की बात करेगा तो अल्टीमेटली ये 210 है, ये अगले साल कितना रह जाएगा, 85% रह जाएगा, 15% कम हो जाएगा। और उससे अगले साल 178.5 का 85% ये रह जाएगा, ऐसे ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास अगले साल और 15% कम हो गया। तो ये आगे इनके फ्यूचर कैश फ्लोज। अब इनको भी 9% के साथ डिस्काउंट कर लें, लेकिन करना क्या है, यहाँ हमने फार्मूला क्या लगाया था, यहाँ हमने फार्मूला ये लगाया था कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर n, ठीक है। तो यहाँ 19 में n 1 था, 20 में n 2 हो जाएगा और 21 में n 3 हो जाएगा, क्योंकि हम इसको टाइम 0 यानी स्टार्ट ऑफ द 2019 पे लेके आना चाह रहे हैं। कहाँ लाना चाह रहे हैं कि स्टार्ट ऑफ द ईयर 2019, ठीक है। देखें जब हम, अच्छा कुछ बच्चे यहाँ पर ना कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअली ये जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है ना फ्यूचर वैल्यूज की, ये एक बहुत बड़ी अजम्पशंस के साथ की जाती है। वो अजम्पशन क्या है, वो अजम्पशन ये है कि ऑल कैश फ्लोज ड्यूरिंग एनी ईयर considered to be received or paid
एट द एंड ऑफ दैट ईयर। मतलब 2019 के ये जितने कैश फ्लो हैं, अब प्रैक्टिकली तो ऐसे नहीं होगा, लिखा हुआ इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट। अब मैं सारे कैश फ्लो को क्या कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स भी बना लेते हैं, पहले ये बात डिस्कस कर लूं। वो क्या करेंगे, वो हर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। वो भाई नालायकी है, बेवकूफी है, क्योंकि जब सेम टाइम पीरियड के कैश फ्लो हों तो उनको अलग-अलग प्रेजेंट वैल्यू फार्मूले लगा के फिर उनकी प्रेजेंट वैल्यू को प्लस माइनस करना की बजाय बेहतर क्या है कि चूंकि वो सेम टाइम इंडेक्स में है, लिहाजा उनको नेट ऑफ कर लिया जाए, जैसे हमने यहाँ किया। ये देखें, ये इनफ्लो था, ये आउटफ्लो था, हमने नेट करके क्या कर लिया, ये सेम टाइम इंडेक्स के पैसे थे तो हमने इनको 210 में कन्वर्ट कर लिया, फिर इसकी हमने डिस्काउंटिंग की। ठीक है। अच्छा, अब मामला ये है, जो बात मैं कर रहा हूं, ये 210 जो हैं, क्या ये साल के एक ही दिन आपको मिलेंगे? नहीं, ये डिफरेंट डेज में मिलेंगे। लेकिन कैलकुलेशन के अंदर इतनी ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते कि मैं दिनों के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकालूं। एक्चुअली तो ऐसे हुआ होगा कि ये जो 250 का इनफ्लो है, इसमें से कुछ आया होगा, जून क्लोजिंग है, जून क्लोजिंग, ये जून ही है, चेक करो। जून क्लोजिंग है, इसमें से कुछ आया होगा 1 जुलाई को, कुछ मुमकिन है 10 जुलाई को पैसे आए हों, कुछ मुमकिन है 2 अगस्त को आए हों, कुछ 15 सितंबर को आए हों, करते 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 पूरे साल में 250 आए हों, और इसी तरह खर्च भी इसी तरह हुए होंगे। तो अब मैं उनकी दिनों के हिसाब से मैं कैश फ्लो कैलकुलेशन प्रेजेंट वैल्यू की नहीं कर सकता। तो एक बहुत बड़ी अजम्पशन होती है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन के अंदर, वो ये कि ये तमाम के तमाम कैश फ्लो जो ड्यूरिंग द ईयर होते हैं, दोज आर कंसिडर्ड टू बी रिसीव्ड और पेड एट द एंड ऑफ द ईयर। यही वजह है कि मैं 2019 की जब प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं तो एक तरफ क्या होता है, 1 जुलाई 2018 होता है और इसका एंड हो रहा होता है 30 जून 19 को। ठीक है, कहाँ हो रहा होता है, 30 जून 19 को। इसको हम टाइम 0 कह देते हैं, इसको हम ईयर 1 कह देते हैं। तो मैं इस दौरान जितने भी कैश फ्लो हुए हैं, ये 210 वाले, ये यहाँ हुए। इनमें कोई इस दिन हुआ, 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 कोई इस दिन हुआ। ठीक है, मैं उन सब को कंसिडर करता हूं कि वो साल के आखिरी दिन हुए हैं, और फिर मैं इस तमाम को, इसको ईयर 1 के कैश फ्लो को, फ्यूचर वैल्यू को टाइम 0 में कन्वर्ट करता हूं। इसलिए हम यहाँ पर रट्टा नहीं मारना, आगे जाके ये वाला, ये जो कॉन्सेप्ट है ना प्रेजेंट वैल्यू का, ये बीएफडी के अंदर ये आगे जाके बहुत यूज होना है। ठीक है, तो आपको यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। तो ये इस वजह से यहाँ पर N1 है, क्योंकि ईयर 1 है। ठीक है, इसी तरह जब अगला साल एंड होगा 30 जून 20 को, तो अब इस पैसे को मैंने यहाँ लेके आना है, लिहाजा यहाँ पर n जो है वो 2 होगा, यहाँ पर n जो है वो क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह अगला जो है वो 30 जून क्या है, 21 है। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर n क्या होगा, दिस विल बी N3, और कैश फ्लो ये वाले होंगे 178.50, 210, 178.50 और 151.73। ये कॉलम आप ऐसे बना लें, ऐसे बना लें, वर्टिकल हॉरिजेंटल, ये आपकी ईज है, जैसे मर्जी आप इसको कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसे हमने यहाँ बनाया हुआ उसी तरह आप करें। तो ये क्या आ गई जी, ये इनकी प्रेजेंट वैल्यूज आ गई, ये इसकी आ गई, ये इसकी आ गई, और ये इसकी आ गई, और इन सब का जो एक्यूमुलेटेड प्रेजेंट वैल्यू ये आ गई हमारे पास। ठीक है, और फिर हमने एक रेजिडुअल वैल्यू भी थी वो बेहतर था कि हम वो भी यहीं इंक्लूड कर लेते हैं ना, इसके अंदर 117 के अंदर। ठीक है, ये बात मैंने आपको सिखाई है कि ये काम नहीं करना, और हमने यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ पर क्या कर लेते, 151.73 जमा कर लेते इसके अंदर, रेजिडुअल वैल्यू वो कितनी थी, 77। तो ये टोटल कितना हो जाना था, 822.73।
अब इसकी जरा प्रेजेंट वैल्यू निकालो जी। ये डिस्काउंटेड है, ओहो, रेजिडुअल वैल्यू 100 है इसकी, सॉरी ये है, तो यहाँ हमने 100 लेना है, तो ये 251 आ गया, 251.73। ये इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है वो हम आखिरी साल के कैश फ्लो में इनफ्लो के तौर पर डाल देते हैं, ये जो रेजिडुअल वैल्यू थी। तो मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए था, यहाँ पर भी सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू, ऊपर यहाँ भी कैश फ्लो ले लेना चाहिए था रेजिडुअल वैल्यू, और इधर वो 100 डाल देते इस साल के अंदर। तो फिर 151 जमा 100, 251.73, उसकी फिर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा सबकी, तो वो कितनी बन जाएगी जी, वो बन जाएगी 117 जमा 77। हाँ, वो कैसे बन जाएगी 194। अगर आप ये 251.73 को 9% के साथ टाइम 0 पे ले जाएंगे तो वो 194 बन जाएगी, ठीक है। तो बेहतर ये है कि जैसे बाकी कैश फ्लो आपने लिए हैं, ये जो रेजिडुअल वैल्यू है ये भी एक कैश फ्लो के तौर पर यहाँ पर ले लें, ठीक है, इसी साल में ले लें, यहाँ पर इस जगह के ऊपर, यहाँ इस जगह लेके इसको 100 को इधर लिखा है, और इधर फिर जैसे बाकियों का टोटल कैश फ्लो बनाया है इसका भी बन जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली या जैसे मर्जी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो हमारी वैल्यू इन यूज कितनी निकल आई जी, 537, ये हमने यहाँ लिख दी। अब आगे बात फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इसके लिए हम अगली वर्किंग पे जाते हैं जी। हाँ जी, फिर वैल्यू कितनी है जी 570, ये हमें क्वेश्चन में बताई हुई है, निकालो जी क्वेश्चन जरा। ये देखिए, an offer has been received to buy the plant immediately for 570 million, but APL has to incur the following cost। कि जी आप ये ऐसा ही प्लांट इतने का इमीडिएटली खरीद सकते हैं, लेकिन आपको ये कॉस्ट जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी टू द कस्टमर, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है एन ऑफर हैज बीन रिसीव्ड टू बाय द प्लांट इमीडिएटली फॉर, ये बाय हमने नहीं करना, ये बाय अगले के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है कि यहाँ पर टू सेल होता तो शायद बच्चा जरा ज्यादा क्लियर होता। ऐसे एन ऑफर हैज बीन रिसीव्ड टू सेल द प्लांट इमीडिएटली फॉर 570 मिलियन बट एपीएल हैज टू इनकर द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर डिस्पोजल, ठीक है। तो बाय अगर लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना कि शायद हमने खरीदना है। सम टाइम ऐसे होता है कि हम वो फेयर वैल्यू अपनी बाइंग के हिसाब से भी कैलकुलेट कर लेते हैं, सम टाइम अगले के हिसाब से कैलकुलेट हो जाती, तो बाय सेल जैसे। तो इसका मकसद यही है कि हम ये इतने का बेच सकते हैं, लेकिन हमें इतनी डिलीवरी कॉस्ट लगेगी हमारी कस्टमर को देने में, लीगल कॉस्ट लगेगी, बिल्कुल लगेगी लीगल कॉस्ट, कॉस्ट टू रीऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये क्लियरली लिखा हुआ है। अगर आपने घर जाके थ्योरी पढ़ी होगी, कल दोबारा देखी होगी, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो आपकी रिमेनिंग फैसिलिटी, आपकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस आफ्टर डिस्पोजल को रीऑर्गेनाइज करना है। ज़ाहिर है आपने एक मशीन उखाड़ी है, उखाड़ के ले गए हैं, अब वो मशीन डिस्टरबेंस हुई है, वहाँ कोई प्रोडक्शन हॉल्ट आगे पीछे हुआ है, तो उसको रीऑर्गेनाइज करने में आपका कुछ खर्चा लगा होगा, तो वो वाला जो एक्सपेंस है वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो डायरेक्टली इस डिसीजन से जो है वो जुड़ा तो हुआ है, लेकिन वो जो डिस्पोजल कॉस्ट नहीं है, डिस्पोजल करने के लिए वो जरूरी नहीं है, वो तो डिस्पोजल के बाद की कॉस्ट है कि रीऑर्गेनाइज आपने करना है, वो डिस्पोजल के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो लिहाजा इसको हम क्या करेंगे, ये हमारी डिस्पोजल कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट नहीं है, तो ये दोनों ही सेलिंग कॉस्ट हैं। चलें जी जरा उधर। ये रही कॉस्ट ऑफ डिलीवरी टू द कस्टमर, ये आ गई, और लीगल कॉस्ट ये आ गई, ठीक है। इसके बगैर वो काम नहीं हो सकता, डिस्पोजल हो नहीं सकती, तो इसमें से हमने ये माइनस कर दिया, तो मेरे पास ये आ गई फिर वैल्यू, पीछे चले जाएं, ये आ गई जी ये फिर वैल्यू। अब तीनों कंपोनेंट कैलकुलेट, दोनों कंपोनेंट कैलकुलेट हो गए, ये ए और ये बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, हायर ऑफ ए एंड बी, ठीक है, वो क्या है, दैट इज 570, ठीक है। और ये कैरिंग वैल्यू है, एक्सेस ऑफ कैरिंग वैल्यू ओवर दी रिकवरेबल, वो कितना है 73। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ गया हमारे पास, इम्पेयरमेंट लॉस हमारे पास 73 का आ गया। वो सिर्फ इसकी कैलकुलेशन मांगे तो इस तरह से कैलकुलेट कर दें, वो इसकी एंट्री मांगे तो इसकी एंट्रीज कर दें। देखें
आप लोगों ने स्टैट में ये जो फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट है ना, ये सॉरी प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, लेकिन वहाँ सिर्फ एज ए क्वेश्चन के तौर पर आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये बाकायदा तौर पर उसका यूज हो रहा है, उस टेक्निक का हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हैं कि हम इम्पेयरमेंट डिसीजन के लिए मुझे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ रही है वैल्यू इन यूज के तौर पर, तो वो मैं उसे बाकायदा इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो इस तरह का मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर कैश फ्लो इश्यूज जो हैं वो आपको आ सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा बाकी सिर्फ यही डिटरमिन करना हो सकता है कि ये कैश फ्लो लेना है या नहीं लेना, बस। लेकिन कैश फ्लो की कैलकुलेशन किस तरह करनी होती है ये आपको नहीं बताएगा, वो आपको कैश फ्लो बताएगा। आप में से उसने डिसीजन सिर्फ ये करना है कि ये कैश फ्लो लेना है और ये कैश फ्लो नहीं लेना। ठीक है जी, मेरा ख्याल है कि अब हमारी इसमें इनफ प्रैक्टिस हो गई है, क्योंकि ये सिलेबस के अंदर न्यू चैप्टर है और क्वेश्चन जो है इसी टाइप का आएगा। इससे मतलब ऊपर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वैसे भी पूरा स्टैंडर्ड को भी अगर हम कंगाल लें तो उसके अंदर बाकी फिर इंडिकेटर्स हैं, उन्हें एवेलुएट करना है कि जी ये इंडिकेटर्स होगा, वो होगा, वो फाइनल लेवल के ऊपर जाके चीज़ें आपके सिलेबस में शामिल हो जाएंगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से रेलेवेंट तो वो मुझे बता दें। जी मोहम्मद उमर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम इम्पेयरमेंट टेस्ट जो है वो एट द ईयर एंड पे लगाते हैं, तो एसेट जो है वो ड्यूरिंग द ईयर 6 महीने बाद ही इम्पेयर अगर हो जाता है, तो ईयर एंड तक डेप्रिसिएशन चार्ज करने की क्या लॉजिक है? इसलिए लॉजिक ये है कि ड्यूरिंग द ईयर वो एसेट यूज तो हुआ है ना, तो उस यूज के लिए डेप्रिसिएशन तो चार्ज होनी होनी है। एसेट चूंकि सर उसकी इस्तेमाल हुआ है इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज। सर उसके अंदर इतना बेनिफिट ही नहीं रह गया, तो फिर उसके बावजूद हम डेप्रिसिएशन देखिए चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन रह गया, आपका सेंटेंस बता रहा है कि फ्यूचर के साथ आप डेप्रिसिएशन को कंपेयर कर रहे हैं, जबकि डेप्रिसिएशन एक गुजरे हुए पीरियड का चार्ज होता है, वो फ्यूचर का चार्ज नहीं होता। फ्यूचर में एसेट क्या रह गया वो अलग बात है। जो साल गुजरा उसमें एसेट इस्तेमाल तो हुआ, उसकी जी वैल्यू सर। कम होगी वो अलग बात है। ओवरऑल वैल्यू उसकी कम होगी, फ्यूचर वैल्यू कम होगी, यानी जो जिस पे आप उसे डिस्पोज ऑफ करेंगे, ठीक है, या कैरिंग वैल्यू कम होगी उसकी, यूँ कहना सर चाहिए। 6 महीने बाद उसकी जो डिस्पोजल वैल्यू है वो सिर्फ 20,000 रह जाती है, जी, लेकिन डेप्रिसिएशन हम चार्ज। डेप्रिसिएशन आपने एसेट के यूज के कैरिंग वैल्यू के ऊपर करनी है, जो आपका मेथड है, या फेयर वैल्यू है तो फेयर वैल्यू पे करनी है, ठीक है। ठीक है लेकिन सर। इम्पेयरमेंट टेस्ट जो है वो तो उसकी फ्यूचर की एक एडजस्टमेंट है, और जो डेप्रिसिएशन है वो जो पीरियड गुजर गया उसके लिए चार्ज। क्लियर है सर। जी, और जी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। तो शॉर्ट क्वेश्चन में किसी का कोई इशू है तो वो डिस्कस कर लें, ताकि हम फिर इससे आज इसको चैप्टर को क्लोज कर दें, और कल फिर हम आगे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। ऐसा करते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन लेते जाते हैं। जी अली हसनैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इधर क्वेश्चन 1 है, इफ द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, द रिकवरेबल अमाउंट इज द वैल्यू इन यूज। कल आपने सर बताया कि हम अगर वैल्यू इन यूज ना दी हो तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट को कंसीडर नहीं कर सकते रिकवरेबल वो अमाउंट। वैल्यू इन यूज ना दी हुई हो, ये कहा था। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, फेयर वैल्यू ना दी हुई। ठीक है। ठीक है सर। हाँ और एक और क्वेश्चन है सर, जी। which of the following is not an indicator of impairment? अच्छा ऐसा है कि बाकी लोग भी ये तवज्जो से सुने, अगर उनके भी यही क्वेश्चन है तो वो उनको मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, वो टिक करते जाएं ताकि क्वेश्चन वही रिपीट ना हो। जी बोलो भाई। Which of the following is not an indicator of impairment? कौन सा इसका क्वेश्चन आंसर है है? सर क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5। जी जी सर बोले। इसका आंसर जो है वो डी बताया हुआ है, तो इसकी समझ नहीं लग रही है लिखा हुआ क्या है सर। करो जी, क्वेश्चन नंबर 5 डी ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट, मतलब
इनमें से कोई एक कंडीशन ऐसी है जो इम्पेयरमेंट का इंडिकेशन नहीं है, ठीक है। यस सर। एडवांसेस इन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर है कि टेक्नोलॉजी, आपने पीछे पढ़ा है कि टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव हो गई है तो जो हमारे पास पुरानी टेक्नोलॉजी वाला एसेट है उसकी वैल्यू कम हो गई होगी, ठीक है, कम हो जाती है। एन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट विच इंक्रीजेज द डिस्काउंट रेट, इससे भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये भी एक इम्पेयरमेंट, क्योंकि एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट विच इंक्रीजेज द डिस्काउंट रेट जो है वो एंट्री जो यूज करती है वो बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा, आपकी उसकी जो इम्पेयरमेंट जो है, वैल्यू इन यूज जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली उससे भी क्या होगा कि इम्पेयरमेंट का इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एंटिटीज नेट एसेट इज हायर देन द एंटिटीज नंबर ऑफ शेयर्स in issue multiplied by the share price. Carrying amount of an entity's net asset, एंटिटी के जो नेट एसेट है यानी उसकी इक्विटी है वो ज्यादा है, ठीक है, और उसका जो शेयर प्राइस है वो कम है। तो अगर एक कंपनी के जो इक्विटी यानी बैलेंस शीट की इक्विटी है, फर्ज करो, इसका मतलब ये बनता है कि नेट एसेट क्या होते हैं, इक्विटी होती है। अगर यस सर। उसकी इक्विटी जो है वो 5 लाख है, ठीक है, फर्ज कर लेते हैं, और उसके नंबर ऑफ शेयर जो हैं जो इशू किए हुए हैं वो 1 लाख है, ठीक है। तो शेयर प्राइस कितनी निकली, 5 रुपए निकली। यस सर। ऐसे ही है ना, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 1 लाख, तो शेयर प्राइस कितनी निकली 5 रुपए। लेकिन अगर मार्केट के अंदर उस शेयर की प्राइस 3 रुपए चल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बुक्स के अंदर उसकी जो वैल्यू आ रही है नेट एसेट की वो बेसिकली ज्यादा है और उसकी जो मार्केट प्राइस जो है वो कम है। तो ये क्या है कि ये एक इंडिकेटर हो गया किस चीज का, इम्पेयरमेंट का। अंडरस्टैंड? ये बच्चों को यस शायद सर। इस बात में प्रॉब्लम आई हो, तो ये समझने की कोशिश करें कि ये भी एक इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर होता है कि मेरी जो इक्विटी के, देखें इसको हम बोलते हैं ब्रेकअप वैल्यू ऑफ शेयर। शीट निकालो यार जरा। ये देखिएगा, आपके पास अगर फर्ज करें मेरे पास टोटल एसेट्स हैं, ठीक है, से 15 लाख और लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज मीन लायबिलिटीज नॉट इक्विटी, ठीक है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी है वो उसी को कन्वर्ट कर देता हूँ। ये हैं 10 लाख की, ये माइनस हो गई, तो मेरी इक्विटी कितनी बची, 5 लाख। 5 लाख, ठीक है। इसे हम नेट एसेट भी बोलते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड नेट एसेट। ओके, अब कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1 लाख। 1 लाख, ठीक है। तो प्राइस पर शेयर कितनी आ गई, 5 रुपए। ये जो 5 रुपए है ना, इसको हम ब्रेकअप वैल्यू ऑफ शेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेकअप ब्रेकअप वैल्यू ऑफ शेयर। ये बुक्स के अंदर शेयर की प्राइस है, हिस्टोरिकल कॉस्ट के तहत शेयर की प्राइस है। अब शेयर की प्राइस जो है, ये मैं इसे प्राइस कह भी नहीं सकता, मैं इसे क्या कहता हूं, मैं इसे ब्रेकअप वैल्यू कहता हूं। इट इज नॉट प्राइस ऑफ द शेयर, ठीक है। तो ब्रेकअप वैल्यू शेयर जो है 5 रुपए है, मतलब ये जो डाटा था ये वाला, ये हिस्टोरिकल था ना यार, इसमें कोई चीज मार्केट वैल्यू के ऊपर नहीं थी। लायबिलिटीज भी जो थी ये भी हिस्टोरिकल थी, ठीक है। लिहाजा ये जो इक्विटी निकली ये भी हिस्टोरिकल निकली। तो ये जो ब्रेकअप वैल्यू निकली है ये भी क्या है, हिस्टोरिकल प्राइस है। अब अगर शेयर की एक्चुअल प्राइस जो है इससे ज्यादा मार्केट में चल रही है, 8 रुपए चल रही है, 9 रुपए चल रही है, 10 रुपए चल रही है, इसका मतलब है कि लोग मेरे एक शेयर जो कि मेरी बुक्स में 5 रुपए का है उसके लिए 8 रुपए देने के लिए तैयार हैं, खरीदने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब है carrying value of one share, the asset equal to carrying value of one share are less than the price in the market of the share। तो जो प्राइस ऑफ मार्केट है वो ज्यादा है और जो
एक शेयर के बराबर नेट एसेट हैं, उनकी जो कैरिंग वैल्यू है वो 5 रुपए है। लिहाजा कोई इम्पेयरमेंट नहीं हो रही कि मेरे एक शेयर के हिस्से जो एसेट आ रहे हैं वो 5 रुपए के आ रहे हैं, लेकिन मार्केट वाले उस एक शेयर के जो एसेट हैं उसके लिए 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए देने के लिए तैयार हैं। लिहाजा कोई इम्पेयरमेंट नहीं है। लेकिन अगर फर्ज कर लें इसकी बजाय ये प्राइस आ जाती 3 रुपए, ठीक है, तो फिर क्या होना था? फिर मार्केट के लोग जो हैं वो जो मेरी बुक्स के अंदर एक शेयर के हिस्से में जो नेट एसेट आ रहे हैं वो 5 आ रहे हैं, 5 रुपए के आ रहे हैं, लेकिन मार्केट के लोग उनके लिए 3 रुपए देने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब भला क्या हुआ कि उसकी फेयर वैल्यू जो है वो क्या हुआ, वो कम हो गई अल्टीमेटली। और अगर हम एज्यूम कर लें कि यही वैल्यू इन यूज है क्योंकि कैश फ्लो भी यही है, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये ज़ाहिर है हम अभी इम्पेयरमेंट ये इंडिकेशंस की बात कर रहे हैं, तो इट विल बी एन इंडिकेटर ऑफ द इम्पेयरमेंट। हाँ इम्पेयरमेंट हुई है कि नहीं, फिर हम इसकी वैल्यू इन यूज भी निकालेंगे। फिर वैल्यू तो ये पता चल गई 3 रुपए, लेकिन वैल्यू इन यूज निकालेंगे, हार लेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये वाली जो ऑप्शन है, चले जाए पीछे दोबारा ये भी एक इंडिकेटर है, ठीक है जी। अब ये भी इंडिकेटर है इम्पेयरमेंट का, ये भी इंडिकेटर हो गया, ये भी इंडिकेटर हो गया। हमें बताना है कि विच इज नॉट एन इंडिकेटर। अब एक ही ऑप्शन रह गई, लेकिन उसका भी एनालिसिस करें। The estimated net realizable value of the inventory has been reduced due to fire damage, although this value is greater than its carrying amount. हाँ, कह रहा है कि जी आपकी जो इन्वेंट्री जितने की बिकनी है वो नुकसान हो गया। ये बिजनेस का डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में ऐसे होता है, कोई एक आध चीज, कोई आग लगी, नुकसान हो गया, ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि रिलायजेबल वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो गई है ड्यू टू फायर, ऑल्दो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इट्स कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू कितनी है? 100 रुपए की चीज थी, वो शीट निकालो जरा। ओके, तो अच्छा ये देखें, कॉस्ट थी इन्वेंट्री की कितनी, इन्वेंट्री की सॉरी कॉस्ट थी मेरे पास इन्वेंट्री की, उसकी कैरिंग वैल्यू या कॉस्ट थी, हम कहते हैं फर्ज करें 1 लाख रुपया थी, ठीक है। उसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस थी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस थी उसकी 1,40,000। अब ये ज्यादा ही थी ना, तो आग लगने से ये इसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जी हमारे एसेट इम्पेयर हो गए हैं, क्योंकि इन्वेंट्री एसेट की जो प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो तो सेम रही है, सिर्फ एक इन्वेंट्री जो कि एक अनयूजुअल इवेंट हुआ है उसकी वजह से उसको आग लगी है। लिहाजा ये एक इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर नहीं है। मेरा ख्याल क्लियर हो जाना चाहिए। यस सर, थैंक यू सर। हाँ जी, और जी किसी का कोई मसला? हाँ जी, आकिब शाहिद। सर ये क्वेश्चन नंबर 33 है। जी भाई बोलो। सर ये which of the following is the best evidence of an asset fair value less cost to sell? जी भाई निकालो जी क्वेश्चन 33। हटाओ इसको। Which of the following is the best evidence of an asset's fair value less cost to sell? Fair value and the carrying value of the asset, मतलब इनमें से कौन सी वैल्यू जो है, ये मुख्तलिफ वैल्यूज दी हुई हैं उसने, प्राइस वैल्यूज दी हुई हैं, तो बताना है कि इनमें से कौन सा बेस्ट मैच करता है किस चीज के साथ, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के साथ, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के साथ, ठीक है। द कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट, कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट तो बिल्कुल फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं होती, वो तो एक और चीज होती है और ये हम कैलकुलेट करते हैं, लिहाजा ये तो नहीं है, ठीक है। द प्राइस इन द बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट, ठीक है, द प्राइस इन द बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट, इसके ऊपर हम सोच सकते हैं। लेट्स इसको भी, इस ऑप्शन को भी हम नहीं निकालते। द डिस्पोजल वैल्यू ऑफ द एसेट इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, नहीं ये नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि डिस्पोजल वैल्यू नहीं है उसके अंदर, हमने कॉस्ट टू सेल भी तो माइनस करना है ना, सिर्फ डिस्पोजल वैल्यू को हमने नहीं देखना, ठीक है। लिहाजा ये भी जो है ये भी हमारे ऑप्शन नहीं है।
एन एसेट दैट इज ट्रेडेड इन एन एक्टिव मार्केट, ये भी नहीं है, ठीक है। तो फिर कौन सी, ये एन एसेट दैट इज ट्रेडेड इन एन एक्टिव मार्केट, वो तो उसकी मार्केट प्राइस होगी, ठीक है। हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कर रहे हैं। हाँ, जो बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट होता है उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि जनाब ये हम आपको चीज इतने की देंगे, उस एग्रीमेंट के अंदर लिखा होता है कि इसकी डिलीवरी कॉस्ट हम पे करेंगे, ये हम पे करेंगे, ये चीजें आपके जिम्मे होंगी। तो लिहाजा ये बी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, मेरा ख्याल है ऐसे ये बी है। ओके, चले जी, क्लियर है भाई? जी सर क्लियर। सर एक थोड़ी सी कंफ्यूजन थी मुझे, ये जो एग्जांपल नंबर थी सर ये इसमें क्लियर, एक मिनट ये क्लियर है सर, ये ये क्लियर हो क्लियर है। पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन क्लोज करेंगे, उसके बाद फिर डन। अगली कोई चीज करते हैं। ओके सर, डन सर, डन सर, ओके जी मोहम्मद हसन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सर डिस्पोजल कॉस्ट के अंदर सर फाइनेंस कॉस्ट और इनकम टैक्स एक्सपेंस नहीं उसमें सर नहीं आते लेना, नहीं लेना जी। आप थ्योरी पढ़ें, उसके अंदर लिखा है कि उसने एक्सक्लूड करने हैं, क्योंकि प्रॉफिट इज नॉट ए टैक्स ऑन प्रॉफिट इज नॉट ए कैश फ्लो रिलेटेड टू द एसेट, ठीक है। एंड फाइनेंस कॉस्ट इज आल्सो नॉट ए कैश फ्लो रिलेटेड टू द एसेट। वो तो हमारे प्रॉफिट, हमारे टैक्स हमारे प्रॉफिट का कैश फ्लो है, उसके ऊपर वो लगा है, ठीक है। और जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी हमारी मजबूरी की कीमत है, उसका एसेट के कैश फ्लो के साथ कोई ताल्लुक। थैंक यू सर। हाँ जी, मोहम्मद उमर। सर क्वेश्चन नंबर 21-22। कौन सा जी? 21 और 22 सर दोनों रिलेट करते हैं। 21 निकालो जी। Which of the following is covered by IAS 36 impairment? नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, ये तो इम्पेयरमेंट में आने ही नहीं है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये किया, इन्वेंट्री जो है वो इस वजह उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम होगी, उसके ऊपर तो इम्पेयरमेंट अप्लाई नहीं होता। याद है शुरू में उसने लिखा हुआ है कि ये चीजें जो इम्पेयरमेंट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरीड एट कॉस्ट, ये चूंकि प्रॉपर्टी है और कैरीड एट कॉस्ट है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरीड एट फेयर वैल्यू, ये भी नहीं है, इन्वेंट्री भी नहीं है। ये दोनों चीजें तो सेम है, ये और ये। यहाँ उसने नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल लिख दिया, यहाँ इन्वेंट्रीज लिख दिया। ये दोनों चीजें एक ही बात है ना। ये नॉन करंट एसेट है, मतलब कोई एसेट जिसको उसको मैंने क्लासिफाई कर दिया कि जी वो अब क्या है, वो है तो नॉन करंट लेकिन हेल्ड फॉर सेल है, ठीक है। तो इन्वेंट्री हम पीछे बात जो करके आए वो इन्वेंट्री की करके आए, ये भी नहीं है। ये चूंकि हेल्ड फॉर सेल रखा हुआ है, लिहाजा हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम तो उस नॉन करंट एसेट की बात कर रहे हैं जिसने फ्यूचर के अंदर प्रोडक्शन देनी है, जिससे फ्यूचर में कैश फ्लो मिलने हैं। जो हेल्ड फॉर सेल है उसका तो कैश फ्लो वैल्यू इन यूज निकल ही नहीं सकता, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरीड एट कॉस्ट है ना जी, ये इसकी अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। क्यों? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है अभी पढ़ेंगे हम स्टैंडर्ड। एक्चुअली थोड़ा सा एक दो चीजें ऐसी भी हैं जो आगे स्टैंडर्ड, कुछ हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड पढ़ना हमारे सिलेबस में है, तो वो जब पढ़ेंगे तो ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी। वो प्रॉपर्टीज जिनको हमने लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के लिए या रेंटल के लिए रखा हुआ हो, वो क्या है, वो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाती हैं, ठीक है। तो अब वो अगर कह रहे हैं कि जी कैरीड एट कॉस्ट, उनको अगर मैं कॉस्ट पे ले रहा हूं तो ऑब्वियसली उनकी जो फेयर वैल्यू है और वैल्यू इन यूज है वो डिफर कर सकती है उनकी जो कैरिंग वैल्यू है उसके साथ। तो लिहाजा विच ऑफ द इसके ऊपर जो है वो IAS 36 अप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये तो ऑलरेडी फेयर वैल्यू के ऊपर है, तो यहाँ पर तो वो हर साल हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। वो जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे कि उसमें एक मेथड ये है कि हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को एट कॉस्ट ले लें और दूसरा मेथड ये है उसे फेयर वैल्यू ले लें। फेयर वैल्यू पे जब लेते हैं तो हम उसकी कैरिंग वैल्यू को ऑलरेडी क्या कर रहे होते हैं, रैशनलाइज कर रहे होते हैं कि जो उसका फ्यूचर बेनिफिट है उसके साथ मैच कर रहे होते हैं। लेकिन जब कॉस्ट पे ली हुई है तो फिर क्या है, फिर ऐसा नहीं है, फिर उसकी फेयर वैल्यू और हो सकती है, कॉस्ट और हो सकती है, ठीक है। कॉस्ट मीन कैरिंग वैल्यू। तो लिहाजा ये जो बी ऑप्शन है यहाँ पर IAS 36 जो है वो अप्लाई होगा बी ऑप्शन पे। और कौन सा क्वेश्चन था सर 22। ये ठीक हो गया जी, समझ लग गई है? सर फेयर वैल्यू जो है वो रिकवरेबल अमाउंट भी तो हो सकती है जी
सॉरी वो रीवैल्यूड अमाउंट भी तो हो सकती है सर, जी हो फेयर सकती वैल्यू पे है, अगर हम हो उसे सकती लेते है, हैं बिल्कुल हो सकती है, तो ठीक फिर है। उस पर भी तो लेकिन इम्पेयरमेंट हो सकती लेकिन है जब सर। हमने उसे फेयर वैल्यू के ऊपर लिया है तो अल्टीमेटली उसका मतलब ये होता है कि हमने ऑलरेडी उसकी जो उसके अंदर वो जो इम्पेयरमेंट वाला इम्पैक्ट है वो हमने उसके अंदर एडजस्ट कर लिया, वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका हुआ होता है। तो फिर वहाँ इम्पेयरमेंट का उस वक्त तक फिलहाल सवाल पैदा नहीं होता जब फेयर वैल्यू डिटरमिन की जाती है, ठीक ठीक है। सर। हाँ जी, अगला 22 22 सर। जी 22 क्या है? Which of the following is not covered by S36 impairment? अच्छा जी, गुडविल के ऊपर इम्पेयरमेंट अप्लाई होता है, ठीक है। गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो उसके ऊपर इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। हमने बताना क्या, विच इज नॉट कवर्ड बाय S36, के जो कवर नहीं होता। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरीड एट कॉस्ट, अभी हमने बात की, इसके ऊपर भी अप्लाई होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कैरीड एट फेयर वैल्यू, यही वो क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर नहीं होगा, ठीक है। और इनटेंजिबल एसेट, इनके ऊपर गुडविल या इनटेंजिबल एसेट एक ही बात है, ठीक है। तो फिर इसके लिए सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। मतलब ये मैंने क्रॉस इसलिए लगाया कि इसके ऊपर इम्पेयरमेंट अप्लाई नहीं होती, लेकिन बहरहाल इसके ये टिक मेरे लगाने का मतलब है इस पे भी इम्पेयरमेंट अप्लाई होती है, इस पे भी अप्लाई होती है, इस पे भी अप्लाई, इस पे इम्पेयरमेंट अप्लाई नहीं होती। और वो पूछ भी यही रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय, तो इसके ऊपर ये वाला ऑप्शन जो है ये आपकी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। जी सर। सर बस कंफ्यूजन यही थी कि वो इंटेंजिबल एसेट की बात कर रहा है। इंटेंजिबल और गुडविल दोनों एक ही बात है ना, जी। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। मतलब हमने पूरे चैप्टर के अंदर टेंजिबल एसेट्स के ऊपर ही अप्लाई किया है इम्पेयरमेंट को, हाँ तो इसीलिए बिल्कुल कंफ्यूजन सही, क्रिएट आपके हुआ। सिलेबस में है ही सारा टेंजिबल का, इनटेंजिबल की डिस्कशन नहीं है। ये आगे जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तो वहाँ फिर चूंकि वो इंटेंजिबल का स्टैंडर्ड भी सिलेबस में आएगा, तो फिर उसके ऊपर जो इम्पेयरमेंट के इम्पैक्ट्स हैं वो भी वहाँ उस वक्त डिस्कस होंगे, ठीक है। ठीक है सर। सर क्वेश्चन 3 का डी पार्ट सर डिस्कस कर लें। क्वेश्चन 3, ये शॉर्ट क्वेश्चन जी। शॉर्ट क्वेश्चन सर। हाँ जी, क्या है ये? सर ये कह रहा है कि कैरिंग वैल्यू ऑफ एन एंटिटीज नेट एसेट्स बीइंग बिलो द एंटिटीज मार्केट कैपिटलाइजेशन। डी पार्ट आपने डिस्कस करना है, द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एंटिटीज नेट एसेट बीइंग बिलो द एंटिटीज मार्केट। अभी बात की मैंने, अभी मैंने समझाया नहीं वो शेयर प्राइस वाली बात, जी सर। ठीक है। वही बात लिखी हुई है कि द सही कैरिंग सर। अमाउंट ऑफ द एंटिटीज नेट एसेट, वो जो हमने कहा था जी 5 रुपए निकली शेयर की प्राइस, बीइंग बिलो द एंटिटीज मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो मार्केट के अंदर प्राइस है उसके हिसाब से जो शेयर निकलते हैं, एक शेयर वैल्यू निकलती है वो, और जो कैरिंग अमाउंट के हिसाब से एंटीज के नेट एसेट की वैल्यू निकलती है वो, ठीक है। उन दोनों की वो बात कर रहा है। IAS 36 impairment of the asset contains number of the example of internal and external event which may include, तो ये वो वाला फैक्टर है जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। सर ये कह रहा है कैरिंग वैल्यू बिलो द एंटिटीज मार्केट कैपिटलाइजेशन, बिलो। एक्चुअली वो क्या कह रहा है, ऊपर पढ़ें उसकी इन अकॉर्डेंस विद IAS 36 which of the following ऑलराइट would सर। definitely not be an indicator of the potential impairment of an asset or group of asset। हाँ, तो carrying सॉरी value सर। of an anti net asset being below, कि वो कम है, ठीक है, कम है, ज्यादा नहीं है। अगर ज्यादा हो तो फिर वो इंडिकेटर है। ऑलराइट सर। हाँ जी, थैंक यू सर। और जी चलें जी, ये हमारा चैप्टर हो गया जी मुकम्मल। टेस्ट का मैं आपको हर चैप्टर के बाद कह देता हूँ यार, अब क्या दे रहे हैं उसमें, वो ऑलमोस्ट रेडी है। तो इसका हम शेड्यूल देने लगे हैं इन टेस्ट का, ये जो चैप्टर हमने कर लिए हैं। तो अभी हम मेरा ख्याल इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। क्यों जी, कब रखना है इसका टेस्ट? हम एक्चुअली ना सैटरडे को एक डेमो टेस्ट कर रहे हैं टैक्स का। डेमो इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता चल जाएगा कि ऑनलाइन टेस्ट उसके अंदर जो हम सिस्टम आपको दे रहे हैं उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई मसला तो नहीं आ रहा। आज मेरी सांस फूल रही, सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई मसला तो नहीं आ रहा, और वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाता है तो फिर हम इंशाल्लाह ताला
अगले वीक के अंदर बाकी सब्जेक्ट्स की भी इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देंगे। लेकिन एक बात तय है कि उस सारे सिनेरियो के अंदर ये जो सिस्टम हम बताएंगे उसके अंदर आपका ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट आपने घर बैठ के करना है और फिर वो आपने मेरा ख्याल कैम स्कैनर के ज़रिए आपने स्कैन करके हमें व्हाट्सएप में भेजना है, फिर हमने उसको टेस्ट कर आपको नंबर दे के आपको वापस रीस्कैन कर देना है, ठीक है। तो इट विल बी हेल ऑफ एक्सरसाइज एट आवर एंड आल्सो। ये टीएचए लोग सारे काफ़ी बिजी हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं होगा। अब तो खैर टीए नहीं है, यूम साहब नो इज पार्ट ऑफ द ऐसे ही है जी, अनाउंस कर सकता हूँ मैं ये जी टिप्स कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी के माशाल्लाह वो कह लें कि वाइस प्रिंसिपल हैं और वो अब एज ए स्टाफ मेंबर के तौर पर हमारे साथ, उनके आर्टिकल्स भी ख़त्म हो चुके हुए हैं, नो ही इज़ ऑन जॉब। तो इन लोगों ने बड़ी एफर्ट किया ये सारा सिस्टम बनाने में, तो इंशाल्लाह आगे भी जो मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट होगी वो हम करते रहेंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह ताला, कल अब हमने स्टैंडर्ड वाला चैप्टर शुरू करना है कि कैश फ्लो करना है? स्टैंडर्ड वाला चैप्टर कौन सा वाला है? चैप्टर नंबर 8। तो जी कल हम इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 8 बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टैंडर्ड है सारे के सारे। ये कवर हो गया तो समझ लो मतलब काफी सारा सिलेबस निकल गया, ठीक है ना। तो उसमें 4 स्टैंडर्ड है, 3 स्टैंडर्ड है, 3 स्टैंडर्ड है, 4 टोटल 4 हैं। एक ये तो अलहदा चैप्टर है एम्पेयरमेंट वाला, उस चैप्टर के अंदर 3 स्टैंडर्ड है। एक मेरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का है, गवर्नमेंट ग्रांट का है, और एक कौन सा है, बोरिंग कॉस्ट का। तो तीनों अच्छे खासे स्टैंडर्ड हैं, तो इनके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम लोग कल चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के पास कल चैप्टर नंबर 8 होना चाहिए। आज भी अगर किसी ने को खामी कमी छोड़ी है तो इसको कवर कर लें, ये जो इम्पेयरमेंट वाला है। बाकी इंशाल्लाह ताला हम कल इंशाल्लाह बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू ऑल।